नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएम टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। कोलकाता में गरमाया सियासी माहौल, पीएम मोदी की रैली से पहले भाजपा टीएमसी में झड़प। गुजरात के राजकोट में इंटर्न डॉक्टर की खुदकुशी, एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ता था युवक। बड़ौदा में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर एक्शन, भड़वारवास से 30 सिलेंडर बरामद। कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले सियासी माहौल गर्माता हुआ नजर आया। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पीएम मोदी की रैली से पहले भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। गिरीश पार्क एरिया में दोनों ग्रुप ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की। पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा। पश्चिम बंगाल में उद्योग, वाणिज्य और उद्यम मंत्री शशि पंजा ने आरोप लगाया कि झड़प के दौरान मुझ पर ईंट मारी गई। भाजपा गुंडा नहीं है, हथियारी है। मंत्री पंजा का यहीं पर घर है। कोलकाता में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जंगल राज वालों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। ये निर्मम वाली सरकार का अंत अब करीब आ गया है। पीएम ने कहा कि पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, अब टीएमसी, ये लोग एक के बाद एक आते रहे और अपनी जेब भरते रहे। मोदी ने कहा कि अब समय आ गया है कि हालात बदले। बंगाल के युवाओं को बंगाल में नौकरी मिले। नौजवान बंगाल के विकास का नेतृत्व करे। गुजरात के राजकोट में एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले राजस्थान के 26 वर्षीय इंटर्न डॉक्टर ने ट्रेन से नीचे कूदकर खुदकुशी कर ली है। युवा छात्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। एम्स ની અંદર ઇન્ટર્નશીપ ડોક્ટર તરીકે રતનકુમાર મોહનલાલ મેઘવાલ મૂળ રહેવાસી જેસલમેર રાજસ્થાનના છે। તે અહીંયા એમ્સ ખાતે ઇન્ટર્નશીપની ડૉક્ટરની પ્રેક્ટિસ કરતા હતા। તે દરમિયાન તે વ્યક્તિ અગાઉ પણ 27 જાન્યુઆરી 2026ના રોજ ગુમ થયાની ગુમ જાણવાજોગ બ્રોડકાસ્ટ થયેલ। તેને પોલીસે શોધી અને તેના વાલી વારસોને સોંપેલ। ત્યારબાદ તેના વાલી વારસો તેને રાજસ્થાન ખાતે લઈ ગયેલ અને તેને સમજાવેલ। ત્યારબાદ તે રાજસ્થાન જ હતો, પરંતુ આજ રોજ વહેલી સવારના 5:30 વાગ્યાની આસપાસ કંટ્રોલ રૂમ તરફથી ગાંધીગ્રામ પોલીસ ટીમને જાણ કરવામાં આવેલ કે ઘંટેશ્વરથી પરાપીપળિયા ફાટક વચ્ચે એક ડેડ બોડી મળે, રેલવે લાઇન ઉપર ડેડ બોડી મળેલ છે। જે અન્વયે સ્થાનિક પોલીસ જઈ અને ત્યાં તેનું ઇન્ક્વેસ્ટ પંચનામું કર્યું, તેમજ તેનો પીએમ કરાવ્યો, તેના વાલી વારસોનો સંપર્ક કર્યો અને તે જગ્યાએ જે જગ્યાએ રેલવે નીચે કપાઈ ગયેલ ત્યાંથી તેનો લેપટોપ, મોબાઈલ, તેના બીજી મેડિકલની ફાઇલ તેમજ તેનો મોબાઈલ, આઈડી કાર્ડ વગેરે આપઘાત કરવાનું પાછળનું હાલનું તો કોઈ કારણ જાણવા મળે નથી। તેના વાલી વારસો આવ્યા બાદ તેના વાલી વારસો પણ તેની જોડેથી એક સુસાઇડ નોટ મળેલ છે, જેમાં ગોળ ગોળ વસ્તુઓ લખેલી છે બધી, પણ હજી ક્લિયર થતું નથી એમાં। એમની અંદર અમુક રાજસ્થાની મારવાડી ભાષા લખેલી છે, જેથી એના વાલી વારસો પાસે વંચાવી અને ક્લિયર કરવામાં આવશે। ના, એના વાલી વારસો રસ્તામાં જ છે। એ લગભગ સાંજે 5-6 વાગ્યા સુધી પહોંચી, 5-6 ને પણ 8 રાતના 8 વાગી જશે। આ લેવામાં આવશે। તેના વિદ્યાર્થીઓના તેમજ બીજા અન્ય સ્ટાફ છે, ત્યાંના બીજા મેડિકલનો સ્ટાફ છે, તેમના પણ નિવેદનો લેવામાં આવશે કે અગાઉ આ ઘટના પાછળ બનવાનું કારણ શું ને એના તમામના નિવેદનો નોંધવામાં આવશે। તે વખતે પણ પોલીસે ટ્રેસ કરીને રેલવે ટ્રેક નજીકથી જ પકડેલો, પરંતુ પછી તાત્કાલિક પકડવાથી અને શોધી કાઢવાથી તેના વાલી વારસને બોલાવી અને થોડું समझावटी वतन में मोकली आपी। गुजरात के वडोदरा शहर में घरेलू गैस की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला। मिडिल ईस्ट में युद्ध की स्थिति के चलते भारत में एलपीजी गैस की किल्लत सामने आ रही है। कुछ लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही वडोदरा शहर में भी देखने को मिला, जहां न्यू वीआईपी रोड पर भड़वारवास में रिहायशी इलाके में पुलिस द्वारा रेड की गई। एसओजी और डीएसओ की टीम द्वारा घर में की गई छापेमारी में बड़ी संख्या में घरेलू गैस के सिलेंडर बरामद हुए हैं। पुलिस ने छापेमारी में 30 सिलेंडर बरामद कर कालाबाजारी करने वाले शेड्यूल भरवाड़ को पुलिस ने गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की है।
गुजरात के वडोदरा की महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी देश विदेश में मशहूर है और यहाँ कला को बढ़ावा देने फिर एक बार वार्षिक उत्सव का अद्भुत आयोजन किया गया। वडोदरा की प्रतिष्ठित महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में वार्षिकोत्सव अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। फैकल्टी के परिसर में स्थित ओपन एयर थिएटर में आयोजित कार्यक्रम में संगीत, नृत्य और नाट्य कला के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा समा बांधा गया। इस मौके पर वाद्य संगीत, नाटक और नृत्य के विभिन्न कार्यक्रम पेश किए गए, जिसमें स्ट्रिंग्स वंडर कार्यक्रम द्वारा सितार और वायोलिन के छात्रों ने खूबसूरत प्रस्तुति दी। इसके अलावा पुष्पांजलि, काल तांडवम और गंगा अवतरण जैसी भरतनाट्यम की नृत्य रचनाओं से भारत की पौराणिक और सांस्कृतिक परंपरा को कलात्मक रूप से पेश किया गया। स्वदेशाभिमान जैसी प्रस्तुति से देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना को भी यहाँ प्रस्तुत किया गया। इस दौरान टैक्स फ्री नामक नाटक का मंचन भी किया गया। ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સમાં અમે 2 દિવસનું જે એન્યુઅલ ડે ઉજવવામાં આવેલો હતો એની આજે સંપૂર્ણ થઈ છે અને મને આનંદ થાય છે કે દરેક ડિપાર્ટમેન્ટે પોતપોતાની બહુ સરસ રીતે કલાની રજૂઆત કરેલી છે, જેને વડોદરા શ્રોતાઓએ બહુ જ આનંદ લીધો છે અને આ કાર્યક્રમની અંતર્ગત ઓછામાં ઓછા હું જો કહું તો 500થી વધારે શ્રોતાઓએ આનંદ લીધેલો છે। તો આવી જ રીતે અમે લોકો ફેકલ્ટી ઓફ પરફોર્મિંગ આર્ટ્સ તરફથી દરેક ડિપાર્ટમેન્ટ તરફથી આપણે પોતાના કાર્યક્રમ રજૂઆત કરતા રહીશું। એની સાથે અભ્યર્થના शुभरात्रि। वीएनएम टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीएनएम टीवी। ये है मधुवन स्पर्श, शानदार एलिवेशन के साथ, सिक्योर पार्किंग, हर वापसी टेंशन फ्री, ब्राइट लिविंग रूम, सुकून भरे बेडरूम्स, प्राइवेट बैल्कनी, आपकी डेली रिलैक्सेशन, मिनी थिएटर, मॉडर्न जिम, रिफ्रेशिंग पूल, इंडोर गेम्स और कई प्रीमियम एमिनिटीज। मधुवन स्पर्श, जहां हर दिन बने कंप्लीट लाइफस्टाइल। जस्ट इमेजिन एक ऐसा घर जहां हर लम्हा हो सुकून का। वडोदरा के सेवासी में 10 स्काईगेज 3 and 4 BHK अल्ट्रा लग्जूरियस होम्स एंड प्रीमियम शॉप्स, ग्रीन गार्डन, जिम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल कोर्ट, स्केटिंग रिंग, बच्चों के लिए प्ले एरिया एंड वॉकिंग ट्रैक। इतना ही नहीं, शानदार एंट्रेंस, हाई स्पीड लिफ्ट, एम्पल पार्किंग और घर के हर कोने में लग्जरी का एहसास। ये सिर्फ घर नहीं, ये है आपका नया लग्जूरियस लाइफस्टाइल, जहां आपके सपने ऊंचाई छूते हैं। ऑपोजिट रोजडेल मिडोज, बिसाइड्स VCA ग्राउंड, नियर प्रिया सिनेमा, सेवासी, वडोदरा। So તમે પણ વિદેશમાં અભ્યાસ કરવાનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છો? Then it's time to turn your dreams into reality because 2026 ના એડમિશન્સ શરૂ થઈ ગયા છે. So મેં વિઝિટ કર્યું HDV કન્સલ્ટન્સી, જે શ્યોર શોર્ટ વિઝિટર વિઝા અને વર્ક પરમિટ સપોર્ટ માટે ફેમસ છે. તમે વિશ્વની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝમાં એડમિશન મેળવી શકો છો. યુએસએની કોલંબિયા યુનિવર્સિટી, કાર્નેગી મેલન યુનિવર્સિટી અને પ્રેસ્ટિજિયસ આઈવી લીગ યુનિવર્સિટી, કેનેડાની યુનિવર્સિટી ઓફ કેલ્ગરી અને યુનિવર્સિટી ઓફ ઓટાવા, લંડનની કિંગ્સ કોલેજ, ઇમ્પિરિયલ કોલેજ અને રસેલ ગ્રુપ યુનિવર્સિટીઝ અને આ ઉપરાંત ઓસ્ટ્રેલિયા અને જર્મનીની ટોપ રેન્ક યુનિવર્સિટીઝ પ્લસ યુરોપ અને ન્યુઝીલેન્ડ માટે એન્ડ ટુ એન્ડ ગાઈડન્સ આપે છે.
એન્ડ હુ કેન અપ્લાય? જો તમે 12th ગ્રેડમાં છો, બેચલર્સ કરી રહ્યા છો, માસ્ટર્સ કરો છો, કાં તો ગ્રેજ્યુએશન પરસ્યુ કરી રહ્યા છો, તો તમે અપ્લાય કરી શકો છો. અને કેમ HDV કન્સલ્ટન્સી? કારણ કે એ તમને આપે છે એક્સપર્ટ SOP બિલ્ડિંગ, પ્રોફેશનલ રેઝ્યુમે ગાઈડન્સ, કમ્પ્લીટ એન્ડ ટુ એન્ડ સપોર્ટ ઇન ડોક્યુમેન્ટેશન અને સ્પોટ એસેસમેન્ટ. અને અહીંનો સ્ટાફ તમારા સક્સેસફુલ IELTS કોર્સ માટે ખૂબ જ મહેનત કરે છે. આ લોકોએ તો સક્સેસ મેળવી લીધી છે, તો તમે શાની રાહ જુઓ છો? તો આજે જ વિઝિટ કરો HDV કન્સલ્ટન્સી. સ્ક્રીન પર આપેલા नंबर पर कॉल करो અને તમારા सफलता तरफ पहलू पगलू भरो. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भरूच के नेत्रंग में महिला सशक्तिकरण की अनोखी पहल देखने को मिली. भरूच जिले के नेत्रंग तालुका के चासवर स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में अदानी फाउंडेशन दहेज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अदानी दहेज पोर्ट के CEO कैप्टन धर्म प्रकाश ने की. कार्यक्रम के दौरान आदिवासी महिला किसानों की अपनी मालिकाना हक वाली आदि समृद्धि प्रोड्यूसर कंपनी का विधिवत उद्घाटन किया गया. इस आयोजन में करीब 150 महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया. कार्यक्रम में नाबार्ड की DDM सृजा सिबू ने ग्रामीण महिलाओं को स्व सहायता समूह और प्रोड्यूसर कंपनियों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित भी किया. वहीं कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ललित पाटिल ने आधुनिक खेती और वैल्यू एडिशन के जरिए आय बढ़ाने के तरीके पर मार्गदर्शन दिया. वडोदरा शहर में बेकाबू रफ्तार वाहन चलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और कुछ ऐसा ही बीती रात OP रोड पर देखने को मिला. गुजरात के वडोदरा में ओल्ड पात्रा रोड पर दो कारों के बीच टक्कर सामने आई है. बेकाबू रूप से कार चलाते हुए दो कार चालकों ने आमने सामने कार टकरा दी, जिससे दोनों कार को नुकसान पहुंचा है. अच्छी बात ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है. घटना की जानकारी पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश की. वडोदरा के बरानपुरा में मामूली बात को लेकर पति ने ही पत्नी की क्रूरतापूर्वक हत्या कर देने का मामला सामने आने से सनसनी मच गई है. वडोदरा के बरानपुरा इलाके में पेट्रोल पंप के पास नारायण एवेन्यू कॉम्प्लेक्स में रहने वाले बंटी सोलंकी और रीटा सोलंकी नामक पति पत्नी के बीच मामूली बात पर झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पति बंटी सोलंकी ने पत्नी की क्रूरतापूर्वक हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई. घटना की जानकारी पाते ही वाड़ी पुलिस और नवापुरा पुलिस मौके पर पहुंचे और मौके से सबूत एकत्रित किए. मृतक रीटा बहन को दो बेटे भी हैं, जिन्होंने पति पत्नी के विवाद में अपनी माता को हमेशा के लिए खो दिया है. पुलिस ने इस मामले शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की है. हाल અહીંયા એક બહેનનું મૃત્યુ થવાનો અમને મેસેજ મળ્યો છે. પોલીસની ટીમ પહોંચી ગઈ છે. તપાસ ચાલુ છે. એમના જે કંઈ પણ આગળ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની છે એ કરાવી રહ્યા છે. FSLની ટીમ બોલાવીને એનું એવિડન્સ કલેક્ટ કરવાનું, એમના ધોરણસરની આગળ ફરિયાદ દાખલ કરીને જે કોઈ પણ કલ્પ્રિટ છે એને શોધી કાઢીને એને ધોરણસર કાયદાની પ્રક્રિયા આગળ કરવા માટે તપાસ ચાલી. પોલીસની જુદી જુદી ટીમો અમે બનાવી છે અને હાલ તપાસ ચાલી રહી છે. અમે એમાં જે કોઈ પણ આરોપી છે એમને પકડીને આગળ એમને કાયદાની પ્રક્રિયામાં લઈ જવા માટે पुलिस की टीमों का. VNM टीवी पर अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ. तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VNM टीवी.
V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Indians have so many vehicle choices: SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you. Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong, BG Electric presents India's first RUV. After all, the roads are the same. Why should only four-wheelers have all the luxury? पिछले कई समय से हम कहीं घूमने नहीं गए। चलो ना, हम सब पूरा परिवार कहीं चलते हैं। अरे चलने के लिए तो हम सब तैयार हैं, पर कहाँ और कैसे जाएंगे ये बहुत बड़ा सवाल है ना। अरे टेंशन मत लो, मैंने सब पता कर लिया है। तुम सब बस हाँ बोलो। हाँ, चलो चलो चलते हैं। तो चलो राइट व्यू टूरिज्म LLC के साथ राइट वे टू एक्सप्लोर योर डेस्टिनेशन। राइट व्यू टूरिज्म का है एक्सक्लूसिव पैकेज 3 और 4 स्टार होटल स्टे, नाइट सफारी, बढ़िया खाना, एक बेहतरीन लग्जरी टूर। बोलो कहाँ जाना है? दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया, जॉर्जिया, बाली और बाकू। बताओ बताओ। कहीं भी चलो, बस चलो। 7 days 6 night का वियतनाम पैकेज, 4 स्टार होटल में स्टे और यहाँ की बेहतरीन जगहों की सैर। सिंगापुर, मलेशिया का 7 days 6 night 3 स्टार होटल स्टे, सेंटोसा यूनिवर्सल स्टूडियो समेत कई जगहों की सैर। 5 days 4 night पैकेज है दुबई का, 4 और 3 स्टार होटल स्टे, धाव क्रूज, डेजर्ट सफारी, सिटी टूर, मिरेकल गार्डन और बहुत कुछ। जॉर्जिया और बाली पैकेज 7 days और 6 night। वहीं बाकू का पैकेज है 5 days 4 night। इन सभी कंट्रीज को करना है एक्सप्लोर, तो उसके लिए है सिर्फ और सिर्फ राइट व्यू टूरिज्म LLC। चलो फिर मजे करेंगे सब मिलकर। कॉन्टैक्ट राइट व्यू टूरिज्म LLC, F65 इंडिया बुल्स मेगा मॉल, 2nd phase, जेतलपुर रोड, वडोदरा। 9537683360, 971555406806। बैंक ऑफ बड़ौदा, लाइट ऑन योर बैलेंस, हेवी ऑन लाइफस्टाइल। बैंक ऑफ बड़ौदा का मास्टर स्ट्रोक लाइट सेविंग्स अकाउंट, ना हाई बैलेंस की जरूरत और भरपूर लाइफस्टाइल बेनिफिट्स। मल्टीपल ऑफर्स के साथ फ्री डेबिट कार्ड, फ्री NEFT, RTGS, IMPS की फैसिलिटी, लॉकर पर फ्लैट 750 रुपीज का डिस्काउंट, हर महीने एक कॉम्प्लीमेंट्री डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस, रिटेल लोन पर प्रोसेसिंग चार्ज में छूट और ब्याज दरों में रियायत।
आज ही अप्लाई करें bankofbaroda.bank.in। बैंक ऑफ बड़ौदा, आपके भरोसे का बैंक। गुजरात के वडोदरा में नेशनल लोक अदालत में हजारों केस का निपटारा कर कानून व्यवस्था पर पड़ रहे बोझ को कुछ कम किया गया। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के आदेश के तहत समूचे देश के साथ साथ वडोदरा में भी इस वर्ष की पहली नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। गुजरात राज्य कानूनी सेवा सत्ता प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत में हजारों केस को आपसी समझौते के साथ निपटाया गया। इस लोक अदालत में सबसे ज़्यादा केस सड़क हादसे के रहे, जिसमें 1 साल में ही गो डिजिट बीमा कंपनी द्वारा पक्षकार को 1.35 करोड़ का मुआवजा देकर समाधान कराया गया। करजण के किस्से में भी पक्षकार को 1.05 करोड़ का मुआवजा दिया गया। कानून व्यवस्था पर करोड़ों केस के बोझ को कम करने के लिए इस तरह की लोक अदालत का आयोजन कर लोगों के समय और पैसों की बर्बादी से बचाने की पहल की जाती है। आज रोज આ વર્ષની પ્રથમ નેશનલ લોક અદાલતનું આયોજન સમગ્ર ભારતની અંદર નેશનલ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીના નેજા હેઠળ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે ગુજરાતમાં પણ ગુજરાત સ્ટેટ લીગલ સર્વિસ ઓથોરિટીના એક્ઝિક્યુટિવ ચેરમેન સાહેબ શ્રી ઓનરેબલ જસ્ટિસ એવાય કોગજે સાહેબની અધ્યક્ષતાની અંદર સમગ્ર ગુજરાતની અંદર આજે નેશનલ લોક અદાલત છે। વડોદરા જિલ્લાની પણ તમામ અદાલતોની અંદર અમારા ચેરમેન સાહેબ શ્રી વિકે પાઠક સાહેબની અધ્યક્ષતામાં નેશનલ લોક અદાલત યોજાઈ રહી છે, જેમાં મને જણાવતા ખૂબ હર્ષ થાય છે કે આ વર્ષે પણ અમે આજની લોક અદાલતની અંદર ભવ્ય સફળતા મેળવી રહ્યા છીએ। છેલ્લા એકાદ મહિનાની પ્રી કન્સિલિએશનની મહેનતના બાદ નેશનલ લોક અદાલતના દિવસે જે ચેક રિટર્નના કેસો છે લગભગ 3000થી પણ વધુ કેસોની અંદર સુખદ સમાધાન થયેલ છે। MSCPના જે કેસીસ છે મોટર એક્સિડન્ટ ક્લેમ ટ્રિબ્યુનલના, તો એવા કેસો પણ લગભગ 100 જેટલા પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે અને અન્ય જે સ્પેશિયલ સિટિંગની અંદર પેટી ઓફેન્સના કેસો છે એ પણ કબૂલાતથી અથવા અન્ય રીતે આજ રોજ પૂર્ણ થઈ રહ્યા છે। આમ આ વર્ષેની આ પ્રથમ લોક અદાલતની અંદર પણ આપણને ભવ્ય સફળતા મળવા જઈ રહી છે। વધુમાં જે મુખ્ય કેસ કહી શકાય તો 1.35 કરોડ રૂપિયાની અંદર ગો ડિજિટ કંપનીએ એક એક્સિડન્ટના ક્લેમના કેસની અંદર સમાધાન કરેલ છે અને એ કેસ હજી હમણાં જ દાખલ થયો કહી શકાય કે એકાદ વર્ષના ટૂંકા ગાળાની અંદર જ જ્યારે આ કેસની અંદર સમાધાન થઈ રહ્યું છે ત્યારે પક્ષકારોને ત્વરિત નાણાં મળશે। એટલે ખરા અર્થની અંદર જે મુખ્ય હેતુ છે લોક અદાલતનો કે પક્ષકારને ત્વરિત ન્યાય, તો આ ત્વરિત ન્યાય ફલિત થયો છે એમ કહી શકાય। અને એક કરજણના કેસની અંદર પણ લગભગ 1.05 લાખ રૂપિયાનું વળતર મંજૂર થયેલ છે અને પક્ષકારોએ સમાધાન કરેલ છે અને અન્ય બીજા ઘણા બધા કેસોની અંદર આજ રોજ સમાધાનનો રસ્તો પક્ષકારોએ અને વકીલશ્રીઓએ अपनाव्यो। गुजरात में जारी बोर्ड परीक्षा में 12th कॉमर्स के छात्रों को अकाउंट की तैयारी के महत्वपूर्ण टिप्स अनुभवी शिक्षक जिगर दर्जी द्वारा दिए गए। गुजरात बोर्ड की परीक्षाएं इन दिनों चल रही है, जिसमें 12वीं कॉमर्स के छात्रों को 17 मार्च को अकाउंट का आखिरी पेपर देना है। अकाउंट के पेपर की तैयारी के लिए छात्रों को 3 दिनों का समय मिला है। पिछले 13 साल से अकाउंट की पढ़ाई कराने वाले टीचर जिगर कुमार दर्जी ने इन 3 दिनों में कैसे अकाउंट की तैयारी करनी है उसकी जानकारी छात्रों को दी। 17મી માર્ચ એટલે 2 દિવસ પછી બોર્ડમાં અકાઉન્ટનું પેપર છે। 12મા ધોરણ માટે અકાઉન્ટ એટલે મુખ્ય વિષય રહેતો હોય છે। સામાન્યતઃ એવું બનતું હોય છે કે અકાઉન્ટનું પેપર બોર્ડના ટાઈમ ટેબલ પ્રમાણે સૌથી પહેલાં હોય છે, પણ કોઈક કારણસર આ વખતે એને લાસ્ટમાં મૂકવામાં આવ્યું છે। તો તમારી પાસે મુખ્ય હવે 2 દિવસ બાકી રહ્યા છે। એક આપણી પાસે રવિવાર અને સોમવાર, તો એમાં કઈ રીતે તૈયારી કરવી તેના અંગે આપણે થોડું ડિસ્કશન કરીશું। સૌપ્રથમ આખું વર્ષ આપણે મહેનત કરેલી છે, તો બાકીના 2 દિવસોમાં કોઈ પણ પ્રકારની એક્સ્ટ્રા વર્ક કરવાની જરૂર નથી। અલગ અલગ પેપર સેટ કે એવું કશું કરવાની જરૂર નથી। ફક્ત ને ફક્ત પાઠ્યપુસ્તકને આધારે જ જજો અને બને તો છેલ્લા 5 વર્ષના બોર્ડના પેપર ખાસ જોઈને જવા। ત્યારબાદ અલગ અલગ વિભાગની વાત કરીએ તો વિભાગ એ અને બી માટે એટલે MCQ અને SQ માટે તમારે શું કરવાનું છે તો તે ચોપડીનું લાઇન ટુ લાઇન જોઈ લેવાનું છે। એક વખત બ્લુપ્રિન્ટને રિફર કરવી અને બ્લુપ્રિન્ટને આધારે નક્કી કરવું કે કયા ચેપ્ટરમાં SQ કે MCQ નથી, તો એની થિયરી ઇગ્નોર કરવી। નેક્સ્ટ આફ્ટર સેક્શન સીની વાત કરીએ તો એમાં 3 માર્ક્સના આપણાને દાખલા આવે છે। તો પર્ટિક્યુલર કેટલીક વખત એમાં એવું હોય છે કે તમને જે ચેપ્ટર ફાવતા હોય એ ચેપ્ટર જ ગણો,
જે ચેપ્ટર નથી ફાવતા એ ચેપ્ટરને ઇગ્નોર કરી નાખો. વિસર્જન જેવા ચેપ્ટરમાંથી 2 દાખલા પૂછાય છે, ડિબેન્ચર જેવા ચેપ્ટરમાંથી પણ 2 દાખલા પૂછાય છે. તો જો પર્ટિક્યુલરલી તમારે 4 દાખલા કરવા હોય અને વિસર્જન અને ડિબેન્ચર કરી નાખો તો બાકીના ચેપ્ટર કરવાની જરૂર નથી પડતી. તો તમારે તમારી પ્રાયોરિટી આપીને જ ચેપ્ટરને ઇમ્પોર્ટન્ટ આપજો. દેન આફ્ટર સેક્શન ડીની વાત કરીએ તો સેક્શન ડીમાં પણ ટોટલ 5 પ્રશ્નો હોય છે, 3 પ્રશ્ન ગણવાના હોય છે. તો એમાં પણ મારું અંગત મંતવ્ય એવું છે કે જો તમે એમાં પાઘડીના 2 દાખલા ગણી કાઢો અને નાણાકીય પત્રકોના વિશ્લેષણના આધારેવાળું જે ચેપ્ટર છે એ લઈ લો તો એમાં પણ પૂરેપૂરા 12 માર્ક્સ આવવાની શક્યતા છે. એના પછી વાત કરીએ તો વિભાગ ઈમાં કુલ 5 દાખલા આવે છે. 5 દાખલામાં 2 પ્રવેશના આવે છે, 1 નિવૃત્તિના અને 2 શેર મૂડીના. તો જો પ્રવેશ તમને ફાવતું હોય, નિવૃત્તિ ફાવતું હોય તો શેર મૂડી ઓપ્શનમાં કાઢી શકો છો. પ્રવેશ અને શેર મૂડી કરતા હોય તો નિવૃત્તિ તમે ઓપ્શનમાં કાઢી શકો છો. તમારી પ્રાયોરિટી મુજબ, તમારી મહેનત મુજબ તમે ચેપ્ટર ઓપ્શનમાં કાઢી શકો છો. ચેપ્ટર ઓપ્શનમાં કાઢવાથી પણ તમારા માર્ક્સને કોઈ જ ફરક નથી પડતો. હા, એક વસ્તુ 100% કહીશ, જો પ્રવેશ અને નિવૃત્તિ અટેન્ડ કરતા હોય તો મૂડીવાળા હવાલા 100% ધ્યાનમાં રાખવા. અને લાસ્ટ વિભાગ એફની જોગવાઈ માટે કહીએ તો એફમાં 2 વાર્ષિક હિસાબ આવે છે. એક આવે છે ભાગીદારીના વાર્ષિક હિસાબ અને બીજા આવે છે કંપનીના વાર્ષિક હિસાબ. ભાગીદારીના વાર્ષિક હિસાબોમાં પ્રોપર હેડિંગ મારવાના, કોલમ, સ્કેલ અને પેન્સિલનો ઉપયોગ કરીને જ ડ્રો કરવાના છે અને એ મુજબ એની યોગ્ય રીતે અસર આપતા જાઓ કાચા સર્વેમાંથી. અને હવાલાને સમજીને જો અસર આપશો તો પેપરમાં કોઈ પણ તકલીફ આવવાની જરૂર નથી. અને લાસ્ટ ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી મુજબ પેપર સ્ટાઇલ એટલી સરળ બનાવવામાં આવી છે કે ફેલ થવું લગભગ અશક્ય છે. અને તદુપરાંત જો જે મહેનતુ વિદ્યાર્થીઓ છે અને હોશિયાર બાળકો છે, જો એ પણ કેટલાક ચેપ્ટર ઓપ્શનમાં કાઢી નાખે તો 100માંથી 100 આવવાના પણ પૂરેપૂરી શક્યતા છે. वडोदरा और पर्यावरण जैसे कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि वडोदरा हमेशा ही पर्यावरण की रक्षा के लिए काम करता आया है. पर्यावरण को बचाने के लिए छोटी छोटी कोशिश वडोदरा शहर में हमेशा देखी जाती है और एक ऐसी ही बेहतरीन कोशिश पिछले 19 सालों से वडोदरा में बनियन बॉन्साई क्लब द्वारा की जा रही है, जहां बड़े पेड़ों को छोटा स्वरूप देकर उन्हें विकसित करने की जो कला है वो लोगों तक पहुंचाई जाती है. क्योंकि जैसे अब सीमेंट कंक्रीट के जंगल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जगह कम होती जा रही है और जब जगह कम होती है तो बॉन्साई जैसे आइडियाज़ हमें अपनाने ही पड़ते हैं. फिर एक बार वडोदरा शहर जिसका इंतज़ार करता है वो जो बॉन्साई क्लब का एग्जीबिशन है वो आज से 14 तारीख से शुरू हो गया है. और पारसी 11 में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बनियन बॉन्साई क्लब का जो एग्जीबिशन है वो लग चुका है, शुरू हो चुका है और वहाँ बहुत खूबसूरत छोटे छोटे बॉन्साई पौधे जो हैं वो डिस्प्ले किए गए हैं. ये बॉन्साई पौधे बहुत आर्टिस्टिक रीत से तैयार किए जाते हैं. एक पूरी जापानीज़ प्रक्रिया होती है जिसकी तर्ज पर इसे विकसित किया जाता है. और कम जगह में अगर पर्यावरण बचाने के लिए एक उम्दा कोशिश करनी हो तो बॉन्साई बहुत बेहतरीन उपाय साबित हो सकता है. बड़े बड़े पेड़ लगाने की जगह अब हमारे पास कम ही बची है. जंगल जो है कटते जा रहे हैं. ऐसे में बड़े पेड़ों का अस्तित्व बचाने की जो कोशिश है उसी को हम बॉन्साई कह सकते हैं. और बॉन्साई का जो एग्जीबिशन है जो हर साल वडोदरा शहर में आयोजित होता है, उसकी शुरुआत हो गई है 14, 15 और 16 मार्च सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक. ये जो एग्जीबिशन है उसे पारसी 11 में आप देखने के लिए निःशुल्क आ सकते हैं. चेरी तो हम सबको बेहद पसंद होती है, लेकिन चेरी को बॉन्साई रूप में लगाना ये एक अनोखी अपने आप में पहल है. और आप देखिए कितने खूबसूरत एक छोटा सा चेरी का पेड़ है जिसमें बहुत सारी चेरी भी लगी है. ऐसे में कम जगह में चेरी जैसे फ्रूट भी बॉन्साई के ज़रिए हम लगा सकते हैं. सेतुर तो अब शायद कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रहे हैं. बहुत कम जगह सेतुक आपको देखने मिल जाएंगे. लेकिन देखिए बॉन्साई में खूबसूरत रूप से ये जो वियतनामीज़ मलबेरीज़ जिसे हम सेतुक कहते हैं और बड़े चाव से बचपन में हमने इसे खाए हैं, उसे भी हम बॉन्साई स्वरूप दे सकते हैं.
बनियान बॉन्साई क्लब में करीब 200 जितने सक्रिय सदस्य हैं जिनकी मेहनत से ये एग्जीबिशन हर साल लगाया जाता है और आज वात्सल्य फाउंडेशन की स्वाति बेडेकर ने इस एग्जीबिशन का शुभारंभ किया और जो अलग अलग प्रजाति के बॉन्साई यहाँ लगाए गए हैं उन्हें देखा और उनकी जानकारी भी हासिल की। वडोदरा का जो नाम है वो ही वर्ड पे से रखा गया है और बरगद के पेड़ वडोदरा की पहचान है, लेकिन अब हमारे पास इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। बरगद के पेड़ जो है हम लगातार काट रहे हैं और ऐसे में मेरे पीछे एक बहुत खूबसूरत बॉन्साई प्रयास हम देख रहे हैं और ये जो प्रयास है उससे पिछले 19 साल से लगातार जो शेप दे रही हैं वो चंदा अग्रवाल जी हमारे साथ है। मैम, आज फिर एक बार बॉन्साई के एग्जीबिशन का एक सफल आयोजन आप लोगों ने किया है, क्या कहना चाहेंगे? कितना ग्रो कर रहा है बनियान बॉन्साई क्लब पिछले कुछ सालों में? बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इसका सबसे बड़ा आप एग्जांपल देख सकते हैं कि जो हमारे पुराने मेंबर्स के तो हैं ही है, लेकिन नए मेंबर्स ने कितने ब्यूटीफुल प्लांट्स बनाए हैं। अब की बार हमको मौका मिला है कि हमने फ्रूटिंग का दिखाने की कोशिश की है, फ्लावरिंग रखे हैं क्योंकि ये मौसम थोड़ा बदल गया है। तो उन मेंबर्स का भी हमको बहुत सपोर्ट है हमारी इस आर्ट को आगे बढ़ाने में। स्टोन का काम उन्होंने बहुत सुंदर किया है, मतलब हमारे इमेजिनेशन से बाहर उन्होंने काम किया है इस बार हमारे मेंबर्स ने। तो मुझे ऐसे बड़ी खुशी हो रही है देखकर कि हमारा बनियान बॉन्साई क्लब बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। चेरी के छोटे छोटे पेड़ हैं, यहाँ सेतुक लगे हैं, चीकू लगे हैं, कितनी मेहनत लगती है बड़े बड़े जो फ्रूट वाले पेड़ हैं उसे इस तरह से बॉन्साई में ग्रो करने के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये जो फ्रूटिंग के जो बॉन्साई होते हैं उसको ग्रो करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि हमारा एक तो गर्मी का मौसम है, हमारा पानी में बहुत टीडीएस हाई होता है, तो उसको वो सब के रहते हुए हम अपने प्लांट्स को सुंदर बनाकर और उसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग दे, ये एक बहुत बड़ी कला है और बहुत पेशेंस चाहिए। और इसके लिए एक तरह का आप सोचिए ना कि एक मेडिटेशन चाहिए और उसमें जैसे मेडिटेशन में आदमी कुछ अचीव करता है, ऐसे हमको जब फ्रूटिंग होती है तो हमको बिल्कुल यही फील होता है कि हमने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया है। मैम, 3 दिन एग्जीबिशन चल रहा है, वडोदरा के लोगों से क्या कहेंगे? बड़ौदा के लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके सपोर्ट से ही हम लोग इतना आगे बढ़े हैं। आप आते हैं, देखते हैं, हमको इतना सराहते हैं तो उससे हमको बहुत मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह अपना प्लीज़ अपनी जो ये विज़िट है उसको आप करिए। आप गर्मी से घबराइएगा नहीं, हमने बहुत सारे कूलर लगाए हुए हैं तो आपको ज़रा भी उससे परेशानी नहीं हो, गर्मी से आइए। और उसके साथ में बड़ौदा वासियों को एक और चीज़ कहना चाहती हूँ कि हमारे ब्यूटीफुल बॉन्साई एग्जीबिशन के अलावा हम आपके घर के लिए, आपके गार्डन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें लाते हैं। बॉम्बे से, दिल्ली से, हरियाणा से सब लोग आए हुए हैं, सूरत से, तो वो भी एक बहुत अनोखी चीज़ें लाते हैं, तो उसको भी आके और देखिए और अपने घरों को सजा। बॉन्साई का जो एग्जीबिशन आयोजित किया गया है उसे आप देख तो सकते ही हैं, उसे उसकी सराहना भी कर सकते हैं, साथ ही बॉन्साई अपने घर भी ले जा सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा सेल कम एग्जीबिशन भी लगाया गया है जहां आप छोटे छोटे खूबसूरत से बॉन्साई से लेकर छोटे छोटे सक्यूलेंट पेड़ पौधे और साथ ही आपके गार्डन को 4 चांद लगा दे ऐसी बहुत सारी वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। बनियान बॉन्साई क्लब के ये सारे सक्रिय सदस्य हैं जो कड़ी मेहनत से साल भर मेहनत करते हैं और इन खूबसूरत कलाकृतियों को तैयार करते हैं और वडोदरा शहर के लोगों को बॉन्साई बनाने की प्रेरणा देते हैं। बॉन्साई से लेकर खूबसूरत सक्यूलेंट अगर आपको खरीदने हो तो आप इस एग्जीबिशन को ज़रूर विजिट करिए। 14 मार्च आज है, सोमवार तक यानी 16 मार्च तक सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक ये एग्जीबिशन जारी है। और ना सिर्फ वडोदरा, ना सिर्फ गुजरात, देश भर से जो आर्टिस्ट है वो यहाँ पर आए हैं, अपनी अपनी वस्तुओं को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ज़रूर वडोदरा शहर के जो भी पर्यावरण प्रेमी लोग हैं इसे विजिट कर सकते हैं। VNM टीवी पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं, हमेशा देखते रहिए VNM टीवी। एक समय हुआ करता था जब हमारे दिन की शुरुआत हाउस पैरों की चहचहाहट से हुआ करती थी। घरों की खिड़कियों, बालकनी और छतों में फुदकती ये नन्ही चिड़िया मानो हमारे जीवन का हिस्सा हुआ करती थी। लेकिन बदलती जीवन शैली और शहरीकरण के कारण आज ये नन्ही चिड़िया अपने लिए एक सुरक्षित घोंसला पाने के लिए संघर्ष कर रही हैं और धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। और इन्हीं स्पैरोज को बचाने और उनको एक सुरक्षित घर देने की प्रेरणा देने के उद्देश्य से वडोदरा के स्टार इंडिया संस्था द्वारा एक अनोखी पहल की जाती है।
स्टार इंडिया लोगों को स्पैरो संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल बर्ड हाउस डिज़ाइन कॉम्पिटिशन एंड एग्जीबिशन का आयोजन करती आ रही है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में देश भर से लोग भाग लेते हैं और अलग अलग सामग्री से रचनात्मक और आकर्षक बर्ड हाउस डिज़ाइन करते हैं ताकि स्पैरोज को एक सुरक्षित और आरामदायक बर्ड हाउस मिल सके। और हर साल की तरह इस साल भी इस शानदार कंपटीशन का आयोजन किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल बर्ड हाउस डिज़ाइन कंपटीशन में क्या खास है, क्या नया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस प्रतियोगिता में देखने को मिल रहे हैं बर्ड हाउस सिर्फ घोंसले नहीं बल्कि रचनात्मकता और प्रकृति के प्रति प्रेम की खूबसूरत झलक भी है। कहीं रंग बिरंगे लकड़ी के घर तो कहीं मिट्टी, नारियल के खोल, कार्डबोर्ड और बांस जैसी अलग अलग सामग्रियों से बने अनोखे डिज़ाइन। हर बर्ड हाउस को इस तरह से तैयार किया गया है कि वो हाउस स्पैरो के लिए सुरक्षित और आरामदायक साथ ही आकर्षक घर भी बन सके। और इन डिज़ाइनों को देखकर ये साफ पता चलता है कि अगर इंसान ठान ले तो हम किसी भी विलुप्त होती प्रजाति को संरक्षित कर सकते हैं ऐसे छोटे छोटे प्रयासों के ज़रिए। इस कंपटीशन में आए सैकड़ों बर्ड हाउसेस में से बेहतरीन डिज़ाइन चुनने के लिए अलग अलग जूरी सदस्यों द्वारा बर्ड हाउसेस की बारीकी से जांच की जाती है। तो चलिए हम जानते हैं कि एक बेस्ट बर्ड हाउस की परिभाषा क्या होती है। तो स्पैरो के लिए अगर एक बेस्ट बर्ड हाउस बनाना है तो कौन कौन सी बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है? बर्ड हाउस के लिए बेसिकली ऐसा है कि अगर हम देखें कि आजकल एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत आ रहे हैं और बहुत सारी जगह पे बहुत सारे जो हमारे इंटरनेट के कनेक्शंस है वो सब का भी इस पे प्रभाव पड़ता है। जहाँ पे हमारी स्पैरोज़ विलुप्त हो रही है तो उनके लिए जब ये कंपटीशन रखा गया कि बर्ड हाउस क्रिएट करना है तो उसमें मेन पर्पस ये है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पैरोज़ को अट्रैक्ट कर सकें। तो उनके लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगा, उसमें वो कॉजीनेस होनी चाहिए। जैसे क्योंकि स्पैरो एक छोटा सा बर्ड है तो उसको सेफ्टी का सबसे महत्व चीज़ है कि जहाँ पे वो अपना घोंसला बना सके और अपने जो बच्चे पाल सके, मतलब जो अंडे रखेंगे तो वो सेफ़ हो, वहाँ पे कोई और बड़ा बर्ड ना चला जाए। तो उसकी लिए छोटा सा उसका ओपनिंग होगा वो बर्ड हाउस का, उसके अंदर अच्छे से वार्मथ होगी, गर्म ना हो जाए वो मतलब जो भी हाउस बनाया है तो गर्म नहीं होना चाहिए। आसपास में ही उसको खाने और पीने की व्यवस्था हो सके। तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट करके एक बर्ड हाउस का निर्माण किया जाता है, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं। बर्ड हाउस सिलेक्शन करते वक्त बहुत सी अहम बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो रीना जी से हम इसके बारे में जानेंगे। तो जब आप बर्ड हाउस सिलेक्ट करते हैं तो कौन कौन सी वो अहम बातें हैं जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, किन आधारों पर आप लोग? जब हम सेलेक्ट करते हैं तो कुछ हमारे क्राइटेरिया होते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि जब बर्ड उसमें जा रही है तो वो कितनी सेफ़ है। तो उसके लिए उसका जो एक डायामीटर होता है उसको ध्यान रखते हैं। सेकंड हम देखते हैं कि वो कितना अर्दी मटेरियल से बना हुआ है, क्योंकि उसके लिए एक वो फील आने के लिए उसको लगना चाहिए कि हाँ ये मेरा घर है। सेकंड फंक्शनल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आपने उसको पानी और खाना पीना कुछ नहीं दिया। एंड सबसे भी ज़्यादा अच्छी बनी हुई चीज़ें सबको अच्छी लगती हैं। अगर आपका घर सुंदर है तो आपको पसंद आता है, बर्ड को भी नेचुरली अगर अच्छा होगा तो सुंदर ही लगेगा। और जैसा कि हर साल ही ये कंपटीशन होता है तो इस पर कौन कौन से ऐसे यूनिक बर्ड हाउस आपको देखने को मिले? हाँ, मैं 6 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ और जब से ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है अराउंड 6 इयर्स, तो हम ये जजिंग कर रहे हैं। डे बाय डे आप देखेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ ही रहा है। लोगों ने काफ़ी हद तक डिटेलिंग पे काम करना शुरू किया और कुछ ऐसे बर्ड हाउस हैं जो कि आप खुद भी ढूंढें, देखें और एंजॉय करेंगे तभी आप उसको गेस कर सकते हैं। और आपके विचार से ये जो इनिशिएटिव है वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है स्पैरोज़ को संरक्षित करने में? मैं जो काम करती हूँ मेरा काम फार्मिंग का ही है, तो
हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि अगर हमें कोई भी इकोसिस्टम डेवलप करना है तो उसके लिए बर्ड, बीज, बटरफ्लाइज का होना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा बर्ड्स आएंगी उतना अच्छा आपका एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप होगा, क्योंकि वो ना जो काम करती हैं वो पॉलिनेटर का भी काम करती हैं, पेस्ट मैनेजर का भी काम करती हैं। तो उसके आने से आप जितने भी केमिकल वाले खाना खाते हैं वो सब धीरे धीरे कम हो जाएंगे और नेचुरल सिस्टम की तरफ से जाने लगेंगे। तो डेफिनेटली बर्ड्स का आना आपके इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक आर्किटेक्चर हैं, तो आर्किटेक्चर के विजन से कौन कौन सी बातों का आप ध्यान रखते हैं बर्ड हाउस सिलेक्शन के वक्त? It's a very simple thing. Architecture is a very large idea. Your birdhouse is about natural environments. So general perspective से जज किया जाता है यहाँ पर कि वो how the house is designed, उसमें प्रोटेक्शन वाइज कैसे पूरा बर्ड हाउस डिज़ाइन किया गया है, प्रेडेटर्स नहीं आ सके तो उसके लिए कैसे किया हो गया, हाउ अ पर्सन इज असेस्ड द हाउस। सो उस बेसिस पे वो क्राइटेरिया पे, एंड एडिशनली क्रिएटिविटी कि वो हाउ क्रिएटिव अ पर्सन इज यूजिंग नेचुरल मटेरियल्स एंड डूइंग समथिंग अराउंड दैट। And what is the ideal size if we talk about birds, sparrow? It is about sparrows. So the ideal size is usually smaller than less than 1.5 feet. It should not be more than that. Otherwise, it becomes too large for nesting. Mostly, all these designs are planned around that. So bird selection करते हुए, बर्ड हाउस सिलेक्शन करते हुए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है? सो एक्चुअली सबसे फॉरमोस्ट मोटिव तो हमारा यही है टू रेज द अवेयरनेस दैट आवर डोमेस्टिक हाउस स्पैरोज आर गेटिंग एक्सटिंक्ट एंड वी हैव टू सेव देम समहाउ। सो इसी के चलते वी हैव स्टार्टेड दिस NGO, एंड today it's just we wanted to create an interest among general people about this, and then as a result so many people, over 600 people have submitted their submissions of these bird houses. When me and jury members were selecting, we focused on a few issues like the size of the house, how comfortable it is for the sparrow to get inside and get out, and then is it comfortable in the rainy season or in the winter season, and how much approachable is it for a sparrow, and how much eco-friendly it is, because whatever we do, it if we can make 1,000 units of this and it is still not creating any negative impact on environment, that would be a huge win. So that has also been one of our primary concerns. तनुज देसाई हमारे साथ हैं, संस्थापक ऑफ स्टार इंडिया। तो उनसे हम जानेंगे कि इस बार इस कंपटीशन में क्या खास है और क्या नया है। तो यूँ तो हर साल आप इस खूबसूरत कंपटीशन का आयोजन करते आए हैं, तो इस बार क्या खास देखने को मिला? खास मेरे को आई एम फीलिंग बैड कि गुजरात नंबर 1 पे था इन टर्म्स ऑफ एंट्रीज, इस साल नंबर 3 पे है, और महाराष्ट्र के एंट्रीज बढ़ गए, दे आर एट नंबर 1 पोजीशन महाराष्ट्र, सेकंड इज़ उत्तर प्रदेश, थर्ड इज़ गुजरात। सो नंबर्स तो बढ़ रहे, द क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ बर्ड हाउसेस, बट गुजरात का जो पार्टिसिपेशन है वो थोड़ा कम हो गया इस साल। अब लेकिन पूरा देश इसमें अब धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रहा है। 15 अलग अलग स्टेट्स में से एंट्री आई है और एक बर्मा से भी एंट्री आई है। टोटल कितनी एंट्रीज इस पर देखने को? टोटल 700 प्लस एंट्रीज आई है, उसमें 125 आर स्कल्पचर्स और रिमेनिंग आर बर्ड हाउसेस। एंड इस बार मतलब ऐसे कौन से यूनिक डिज़ाइन अगर आपको देखने को मिले हो, कुछ अलग हो? इस टाइम हमने देखा है कि लोगों ने जो कन्वेंशनल मटेरियल है या इको फ्रेंडली मटेरियल्स जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोर किए हैं। मैंने ऐसे इको फ्रेंडली मटेरियल जो स्पैरोज को चाहिए, जो समर में उनको ठंडा महसूस हो और ठंडी में उनको गर्माहट मिले, वो टाइप के लोगों ने बहुत अच्छे घर हाउसेस बना के भेजे हैं। आपने इस इनिशिएटिव की शुरुआत ही इसलिए की थी ताकि हम विलुप्त होती स्पैरोज़ को संरक्षित कर सके। तो इस इनिशिएटिव के ज़रिए अभी तक जितना भी आपने रिकॉर्ड के हिसाब से कितना फ़ायदा हुआ है, कितना हेल्पफुल? फ़ायदा मीनिंग आई कैन टेल यू एरिया वाइज, जैसे
बड़ौदा है, बड़ौदा के आउटस्कर्ट्स जैसे पोर है, हरनी है, समासावली है, मकरपुरा है, ऑल दिस एरिया में उसका पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे वी होप दैट वो पॉपुलेशन और जो सिटी एरियाज एकदम हार्डकोर सिटी एरिया जो बोलते हैं अलकापुरी है, रेस्कोस है, इलोरा पार्क है, वो सब जगह पे भी नंबर्स धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएंगे। और इस प्रतियोगिता के विनर्स का डिक्लेरेशन कब होने वाला है? आज हो जाएगा। विल बी इन्फॉर्मिंग ऑल द विनिंग एंट्रीज टुडे सो दैट जो आ सकते हैं वो कल हमारे साथ अवार्ड फंक्शन में हाजिर रहे। वी हैव अ स्पेशल चीफ गेस्ट हु इज़ डेप्यूटी चीफ ऑफ फायर from Baroda. We also have Karthik Shah as our guest of honor, and we also have Superintendent of Police Railways सोनी जी करके है, अभय सोनी, तो वो भी हाजिर रहेंगे फॉर द अवार्ड सेरेमनी टुमारो। इसी जगह पे, इसी वेन्यू पे 6 बजे है। बट वो जो अवार्ड फंक्शन होगा उसमें जो नवरत्न है वो नवरत्न को भी हम सम्मानित करेंगे और जो अवार्ड विनिंग एंट्रीज है उनको भी हम सम्मानित करेंगे। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 25 रुपए की बिल्व पूजा सेवा में शामिल हुए लाखों भक्तों को अब प्रसाद उनके घर तक भेजे जाने की विशेष पहल शुरू की गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर देश भर के श्रद्धालुओं को सोमनाथ मंदिर की पूजा से जोड़ने के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने 25 रुपए की विशेष बिल्व पूजा सेवा शुरू की थी, जो पिछले 3 वर्षों से भक्तों के बीच बेहद लोकप्रिय बनी हुई है। इस पहल को अभूतपूर्व सफलता भी मिली है और अब तक देश भर के 16 लाख से अधिक भक्त परिवार इस पूजा में शामिल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर पूर्वी उत्तर राज्यों तक श्रद्धालुओं ने इस पूजा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। महाशिवरात्रि 2026 में पूजा कराने वाले 2 लाख से ज्यादा परिवारों के लिए ट्रस्ट ने प्रसाद वितरण की शुरुआत कर दी है। भक्तों को प्रसाद के रूप में भस्म, रुद्राक्ष और बिल्व पत्र नमन उनके घर तक भेजे जाएंगे। इसके लिए भारतीय डाक विभाग की मदद ली जा रही है, जिसके जरिए देश की 1.55 लाख से अधिक डाकघर के माध्यम से ये प्रसाद श्रद्धालुओं तक पहुंचेगी। आज प्रभास पाटन से लगभग 15,000 कवरों का पहला बैच रवाना किया गया, जिससे इस सेवा के औपचारिक शुरुआत हो गई है। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा छेल्ला 3 વર્ષથી મહાશિવરાત્રિ તેમજ શ્રાવણ મહિના દરમિયાન ભાવિક ભક્તો અને સામાન્ય માણસો પણ પોતે ઘરે બેઠા ભગવાન સોમનાથને બિલીપત્ર અર્પણ કરી શકે તે માટે ઓનલાઈન બિલ્વ પૂજા લોન્ચ કરવામાં આવી હતી અને અત્યાર સુધીમાં લગભગ 13 લાખ લોકોએ આ પૂજાનો લાભ લીધો અને એના ઘરે પોસ્ટ મારફત, કુરિયર મારફતે એમ પ્રસાદ પહોંચાડવામાં આવ્યો છે। ગઈ શિવરાત્રિએ જે પણ ભક્તોએ બિલીપત્રની પૂજા નોંધાવી હતી એમના પ્રસાદની શરૂઆત આજે પ્રભાસ પાટણ પોસ્ટ ઓફિસ દ્વારા અહીંયાથી ડિસ્પેચ કરવામાં આવશે અને લોકોને ઘરે ઘરે પ્રસાદ પહોંચે એ માટે પોસ્ટ દ્વારા આ ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે અને ટ્રસ્ટ સાથે એક એગ્રીમેન્ટ કરવામાં આવ્યો છે કે ટ્રસ્ટ દ્વારા જે પણ લોકોએ આ પૂજા નોંધાવી છે એના કવર તૈયાર કરી અને પોસ્ટને આપવાના રહેશે અને પોસ્ટ એમના મારફત આ પ્રસાદ ઘરે ઘરે પહોંચાડશે એવી આ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે અને એનો આજે શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે। આજના દિવસે ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પોસ્ટ અને સોમનાથ ટ્રસ્ટ વચ્ચે એક એગ્રીમેન્ટ થયેલ છે। એગ્રીમેન્ટ અંતર્ગત જે કાંઈ ભાવિક ભક્તો, શ્રદ્ધાળુઓ માત્ર ₹25 સોમનાથ ટ્રસ્ટની વેબસાઇટમાં બિલ્વ પૂજા માટે રિક્વેસ્ટ કરશે, એ બિલ્વ પૂજા એમને ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પોસ્ટ થ્રુ આખા ઇન્ડિયામાં કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ પણ ખૂણાનું ગામડું હશે એમાં પણ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ પોસ્ટ વતી મોકલવામાં આવશે। આ સાથે સાથે બીજી એક અગત્યની સોમનાથ ટ્રસ્ટ અને ડિપાર્ટમેન્ટ પોસ્ટ વચ્ચે એગ્રીમેન્ટ થયું છે કે જેમાં માત્ર ₹251માં સોમનાથ દાદાનો જે પ્રસાદ છે એ પ્રસાદ પણ પૂરા ઇન્ડિયામાં ઇધર વેબસાઇટથી બુક કરાવી શકશે અથવા તો મની ઓર્ડરથી એ બુક કરાવશે તો એમને ઘરે બેઠા સોમનાથ ટ્રસ્ટનો પ્રસાદ પણ પહોંચી શકશે। જી, અત્યારે હું અને અમારું સમગ્ર ડિપાર્ટમેન્ટ ખૂબ જ ધન્યતા અનુભવી, કારણ કે આવા પવિત્ર કામમાં અમારું જે યોગદાન છે અમે યોગદાન આપશું। અને આ તકે હું બધાને ખાતરી પણ આપવા માગું છું કે જે પણ આર્ટિકલ અથવા તો જે પણ આપનો પ્રસાદ અમારા માધ્યમથી બુક થશે એ અમે તુરંત આપના ઘરે અને સેફ અને સલામત રીતે પહોંચે એના માટે અમારા પૂરતા પ્રયત્ન કરશો। એના માટે અમારું પૂરું ડિપાર્ટમેન્ટ કમિટેડ છે।
गुजरात के वडोदरा जिले के देना गांव में प्राथमिक स्कूल के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। वडोदरा के देना गांव की प्राथमिक शाला में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। ये भवन गुजरात सरकार के शिक्षा अभियान के तहत तैयार किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में धर्मेंद्र सिंह बापू गोहिल द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत के उपाध्यक्ष अश्विन पटेल, देना गांव के सरपंच, पंचायत के सदस्य और आसपास के 5 गांव के सरपंच भी मौजूद रहे। स्कूल भवन के निर्माण के लिए करीब 1,50,00,000 रुपए की ग्रांट मंजूर की गई थी। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की छात्राओं ने नृत्य प्रस्तुति कर अतिथियों का स्वागत किया, जिससे वहां उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। आज देना गाम खाते प्राथमिक शाळाનું लोकार्पण प्रसंगे जिला पंचायतना सदस्य અને आरोग्य समितिना चेरमेन भाई श्री नटुभाई, लघुमतीना प्रमुख अहमदभाई, जिल्लाना उपप्रमुख अश्विनभाई, प्रदेश उपाध्यक्ष रसिकभाई, तालुका पंचायतना सौ सदस्यश्रीओ, सरपंचश्रीओ, आजूबाजूना गामना कोठारीना सरपंच, सोखड़ाना सरपंच, देणाना सरपंच सौ અને આખું ગામ ઉપસ્થિત રહીને આજે આ શાળાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું। અમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના મુખ્યમંત્રી મૃદુ અને મક્કમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબે 1.5 કરોડ રૂપિયા જેટલું મોટું યોગદાન આપીને આ શાળાનું આખું નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું છે। એ બદલ મુખ્યમંત્રીનો હું હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આપ જોઈ રહ્યા છો કે તમામ પ્રકારની સુવિધા સાથે ખૂબ સરસ મજાનું ભવન સરકારશ્રી દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે। એટલે ફરીથી અમારા દેણા ગામ અને વાઘોડિયા વિધાનસભા વતી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાહેબનો હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। આજરોજ દેણા પ્રાથમિક શાળાનું વાઘોડિયા વિધાનસભા 136ના ધારાસભ્ય શ્રી ધર્મેન્દ્ર ગેલા બાપુ, જિલ્લા પંચાયત ઉપપ્રમુખ શ્રી અશ્વિનભાઈ પટેલ અને ઉપાધ્યક્ષ પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ રસિકભાઈ પ્રજાપતિના હસ્તે આજે દેણા શાળાનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે। આ શાળામાં ભણતા તમામ વિદ્યાર્થીઓને હું આજે હાર્દિક શુભેચ્છા સાથે શુભેચ્છા પાઠવું છું, અભિનંદન પાઠવું છું કે આ શાળામાં खूब सारू शिक्षण मेळवे અને खूब प्रगति करे ये साथे अभिनंदन पाठवू। गुजरात के अरवली जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अरवली जिले के ट्राइबल क्षेत्र भिलोड़ा में एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें दिख रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो 3-3 दिनों से लाइन में खड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। बताया जा रहा है कि एजेंसी में जरूरत के मुकाबले कम गैस सिलेंडर पहुंच रहे हैं, जिसके कारण ये समस्या पैदा हो रही है। भीषण गर्मी में घंटों लाइन में खड़े रहने के कारण लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। હું સવારમાં લગભગ 9 વાગ્યાથી લાઇનમાં ઊભો છું ગેસના બાટલા માટે, અને આપ જોઈ શકો છો ગેસના બાટલા માટેની કેટલી લાઇન છે ને કેટલી અસર છે। તો બિરોડામાં ગેસના બાટલાની કેમ અસર પડે છે એ કંઈ ખ્યાલ આવતો નથી। તો એની યોગ્ય તપાસ કરી અને દરેકને ગેસનો બાટલો મળે એવી વ્યવસ્થા ગોઠવવા વિનંતી છે। ત્યાં 3 દિવસથી ગેસનો બાટલો લેવા આવું છું, 3 દિવસથી પાછો જાઉં છું। સવારના 7 વાગ્યાના આજે ઊભો છું તડકામાં, ખાવા પીવા વગર, નાસ્તા કર્યા વગર, તોય કંઈ નંબર મળે નહીં। એક જ ગાડી આવેલી છે, બાટલા મળતા નથી। 3 દિવસથી ધક્કા ખાઉં છું ભિલોડા ગામમાં। जम्मू कश्मीर के शोपियां से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखने वाले आरिफ उल असद ने जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी JKAS की परीक्षा में सफलता हासिल की है। आरिफ की यह कामयाबी उनकी वर्षों की कड़ी मेहनत, लगन और संघर्ष का नतीजा है। सीमित संसाधनों और कई चुनौतियों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य से कभी ध्यान नहीं हटाया और लगातार मेहनत करते रहे और जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी JKAS की परीक्षा में सफलता हासिल की। आज आरिफ उल असद की ये उपलब्धि न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे शोपियां और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। इस पर आरिफ ने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कई कठिनाइयों और त्याग का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक की गई पढ़ाई, अनुशासन और परिवार के सहयोग ने उन्हें इस सफलता तक पहुंचाया। Concerning my schooling, I have done my primary schooling from Government Primary School Magalpura, that is the school in my vicinity. Then till my 8th I was in Government Middle School Hall, Paloma. Then I did my 9th, 10th in Government Higher Secondary School Hall, Paloma. Then my
+2 in Mahjoor Memorial Government Boys Higher Secondary Pulwama and my bachelor's in Government Degree College Pulwama. तो कुल मिला के मेरी जो जर्नी रही है ये ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई है, जो स्कूलिंग है ये गवर्नमेंट से ही हुई है। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई सैल्यूटेड फ्रॉम द वेरी वेंट्रिकल्स ऑफ माई हार्ट कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट इस नेशन में है जो हमें इतना एम्पावर कर रहा है कि एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर भी एक इंसान कोई ना कोई हद पा सकता है। आई एम मच obliged to pay my homage to the Constitution of India, sir. देखिए जो ये मंशियात का मसला है ये है कि हम शॉर्ट रिकॉर्ड्स ढूंढते हैं वो ग्रेटिफिकेशन के लिए। इंसान असल में वो सिचुएशन फेस नहीं करना चाहता है। ये जो भागने की अलामत है ये ड्रग अब्यूज का एक कारण है। और जो केएस में है मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि इस प्रिपरेशन में जितना मैंने लोगों से बात की उनका मेंटल स्ट्रेस यहाँ पे काफी देखने को मिलता है, क्योंकि जब आपको लंबे स्टडी आवर्स और काफी एक्सपेक्टेशंस एंड पीयर प्रेशर के साथ जब आप आते हो तो वो मेंटल प्रेशर बढ़ता है आप पे। तो मुझे लगता है कि आप कुछ कोपिंग मैकेनिज्म अपनाएं जिससे आप अपने मन को हल्का कर सके। वो कुछ भी हो सकता है, आप मेडिटेट करें, कोई नमाज का सहारा ले, कोई म्यूजिक, पेंटिंग, व्हाटएवर इट इज, किसी न किसी का सहारा लीजिए। तो और ये बात मैं उन दोस्तों के लिए कहना चाहता हूँ कि जो कल तक मेरे साथ थे, चाहे वो इंटरव्यू की घड़ी थी वो मेरे साथ थे और जो चीजें मेरे से ज्यादा बेहतर जानते थे, जिनकी परवरिश में हम रहे, जिन्होंने हमें सिखाया चीजें कैसे जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो लिस्ट में नहीं है। मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये बाब कफस जो है, ये जो कशमकश का ये दरवाजा खुला, ये आज खुला तो आज ये नाचीज इससे बाहर आया। इंशाल्लाह कल जब ये दूसरी बार खुलेगा, जो मेरे अजीज रफीक रफका है, मुझे उम्मीद है कि वो इस बाब कफस से निकलकर अपने जो हदफ है उनका उसको हासिल फरमाएंगी। आरिफ की कहानी ये साबित करती है कि अगर इंसान के अंदर हौसला और मेहनत करने का जज्बा हो तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर अपने सपनों को हकीकत में तब्दील कर सकता है। गुजरात के वडोदरा जिले के सावली इलाके में बरोडा डेयरी को लेकर विवाद के बीच प्रशासन एक्शन मोड में नजर आई। बरोडा डेयरी विवाद को लेकर वडोदरा जिले के सावली तालुका में प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। डेसर इलाके की वेजपुर और प्रतापपुरा डेयरी में ऑडिट से बचने के लिए प्रबंधन की ओर से दफ्तरों पर ताले लगा दिए गए थे। बताया जा रहा है कि दोनों डेयरी के मंत्रियों ने जिला रजिस्ट्रार के आदेशों की अनदेखी की थी। इसके बाद जिला रजिस्ट्रार की टीम मामलेदार और पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और ताले तोड़कर डेयरी के सभी हिसाब किताब से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। बताया जा रहा है कि केतन इनामदार द्वारा अनियमितताओं की शिकायत के बाद ऑडिट प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसके बाद डेयरी प्रबंधन में हड़कंप मच गया। गुजरात के वडोदरा के यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा विमेंस डे के उपलक्ष्य सेलिब्रेशन किया गया। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य आज एम्पावर हर सेलिब्रेट हर की थीम के साथ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के चेयरपर्सन प्रीति पटेल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीलम आचार्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महिलाओं के लिए साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट विषय पर जानकारी भी साझा की गई, जिसमें डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन ठगी से बचने के उपायों पर बातचीत हुई। वहीं कार्यक्रम में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के विविध प्रोजेक्ट के लाभार्थियों तथा एनजीओ के प्रतिनिधियों सहित 150 से ज्यादा महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस मौके पर 15 महिलाओं को सशक्तिकरण पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया, जिसमें प्रतिभा, प्रेरणा, शक्ति और सेवा ऐसे 4 श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए गए।
आज यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने 14 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य के अंदर हम लोगों ने जो बहनें हमारे साथ अलग अलग प्रोजेक्ट के थ्रू जुड़ी हुई हैं, जिनके बच्चों को हम पढ़ाते हैं, जो कोरोना से अफेक्टेड उनकी फैमिली हुई थी और जो बच्चे बहुत अच्छे ब्राइट है पर उनकी मदर्स हैं जो अंडर प्रिविलेज है और काफ़ी तकलीफें में से बाहर चैलेंजेस फेस करके उन्होंने एक अपनी दुनिया बनाई है। और साथ में हमारे जो NGO मेंबर्स के साथ जो बहनें जुड़ी हुई है, उन सभी बहनों के लिए हमने सेशंस रखे थे, जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी के साइबर्स में जो अभी फ्रॉड हो रहे हैं तो इसके लिए एग्जैक्ट जो कैसे इंफॉर्मेशन से हम ट्रैक करके हम बच सकते हैं साइबर फ्रॉड से। और उसके साथ हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बहनों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जब घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी ना हो तो घर का फाइनेंस कैसे थोड़ा थोड़ा बचा के हम कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग के सेशंस हमने रखे थे। और उसके साथ 15 ऐसी बहनें जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया है सेवा में और अपने कॉलेज क्षेत्र के अंदर, या ऐसी महिला जो पर्दे के पीछे रह के भी अपना अथाक कार्य कर रही है, तो ऐसी महिला को हमने अवॉर्डित किया है। गुजरात के वडोदरा के बरानपुरा इलाके में एक पति ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। वडोदरा के बरानपुरा इलाके में बीती रात घटी एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पारिवारिक विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मौके पर डिप्टी पुलिस कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत पहुंचे और जांच शुरू कर दी। डीसीपी मंजिता वंजारा के अनुसार आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस फिलहाल हत्या के सटीक कारण और इस्तेमाल किए गए हथियार की जांच कर रही है। इस दुखद घटना ने इलाके के लोगों में चिंता और सनसनी दोनों पैदा कर दी है। કે મૃતક જે બેન છે રીટાબેન બંટીભાઈ સોલંકી એનું મૃત્યુ થયું છે, એ સંદર્ભે પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરેલી અને ગુનામાં એનું મૃત્યુ થયેલું એટલે કે એનું મર્ડર થયેલું હતું એ બાબતે ઝડપથી તપાસ કરી અગમચેતી પગલાં લઈ અને તાત્કાલિક આરોપી પકડી અને મર્ડરનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવે. અત્યારે હાલ એમના પરિવારના જનોની પૂછપરછ ચાલે છે. એ પ્રમાણે પ્રારંભિક તબક્કે પતિ પત્ની વચ્ચે એકબીજા પર શક વહેમ હતો. એ બાબતે છેલ્લા કેટલાય સમયથી બંનેને અણબનાવ બનતો હતો. એ સંદર્ભે દિશા લાગે છે કે એના પતિને શક હોવાનો હોય અને એમાં આવેશમાં આવીને એણે એના પત્નીની હત્યા કરી હોય એવું પ્રારંભિક જાણી આવેલ છે. મોડી રાત્રે આ બનાવ ડિનર સમયે એમના પરિવારમાં બોલાચાલીનું વાતાવરણ ઊભું થયેલું એટલે લેટ નાઇટ પોલીસ પાસે આ માહિતી આવેલી અને જેવી આ માહિતી આવેલી એ પ્રમાણે ઘટના સ્થળે જઈને તપાસ કરતા જે રીટાબેન જેનું મૃત્યુ થયું છે, રીટાબેન સોલંકી, અને એમના પતિ પર શક હતો તો એના પતિને તાત્કાલિક પોલીસની અલગ અલગ ટીમો શોધી લાવી અને પછી એમને તરત એમને પૂછપરછ માટે લાવ્યા હતા. પછી શકવહેમ જતા એની પર પૂછપરછ કરી અને પછી આગળની કાર્યવાહી. અત્યારે હાલ જે પ્રમાણે પૂછવામાં આવે છે, કારણ કે એ સમયે એમના ડિનરના સમયનો વેળા હતી, એ વખતે એમના પરિવારના સભ્યો પણ હતા કે જે આ મૃતકબેન છે એના સાસુમાં, આ મૃતકબેન છે એનો મોટો દીકરો જે 14 વર્ષનો છે, એ બધા પણ હતા. અને આ લોકો ખાવાની બાબતમાં કોઈ નાની બોલાચાલી થઈ હતી. એના પછી બંટીભાઈ જે આરોપી જે મરનારનો પતિ પણ છે એને પણ શક ગયેલું કે તું તારા કોઈની સાથે આડા સંબંધો છે, એ બાબતે બોલાચાલી થતા ઉગ્ર બોલાચાલી થતા આવેશમાં આવીને એને આ હત્યા કરેલી. હા, ઘટના સ્થળ પરથી જે ચપ્પુનો ઉપયોગ કર્યો છે એ ત્યાં મળી આવેલ છે. गुजरात के वडोदरा की दी ब्राइट स्कूल ने अपने रजत जयंती वर्ष के अवसर पर वार्षिक महोत्सव का भव्य आयोजन किया। वडोदरा की दी ब्राइट स्कूल द्वारा अपने रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। अनंतम कृष्णा मूल्य थीम पर आधारित इस कार्यक्रम की शुरुआत स्कूल रिपोर्ट्स की प्रस्तुति से हुई, जिसमें शैक्षणिक वर्ष के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षणिक और सह शैक्षणिक उपलब्धियों का विवरण दिया गया। इसके बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्कूल के अध्यक्ष सौमिल शाह और स्कूल के प्राचार्य के हाथों सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग और रचनात्मक नृत्य प्रस्तुतियां मुख्य आकर्षण रहे। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत जीवन मूल्यों, साहस, नेतृत्व, रचनात्मकता, आनंद और जिम्मेदारी को प्रभावशाली तरीके से दर्शाया गया। इस कार्यक्रम के दौरान श्रीमद् भगवद गीता के प्रसिद्ध श्लोक का संदेश भी प्रस्तुत किया गया, जो कर्तव्य निष्ठा और समर्पण का प्रेरणादायक संदेश देता है। कार्यक्रम का समापन
आभार प्रदर्शन और राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर स्कूल के संस्थापक जयेंद्र शाह द्वारा स्थापित मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प भी दोहराया गया। गुजरात के वडोदरा की विश्वामित्री नदी में मगरमच्छ का दिल दहला देने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन सामने आया है। वडोदरा की विश्वामित्री नदी में एक बार फिर मगरमच्छ को लेकर दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नदी के बीच फंसे एक मगर को बचाने के लिए फायर ब्रिगेड के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। भारी मशक्कत के बाद मगर को सुरक्षित बाहर निकालकर वन विभाग को सौंप दिया गया। संस्कारी नगरी वडोदरा के बीचों बीच बहने वाली विश्वामित्री नदी में अक्सर मगरमच्छ दिखाई देने की घटनाएं सामने आती रहती है। हाल ही में वड़ीवाड़ी फायर स्टेशन को सूचना मिली कि नदी के पानी में एक मगरमच्छ बेहोश या मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। बरोड़ा डेयरी के डायरेक्टर कुलदीप सिंह ने वडोदरा के डेयरी विवाद और सरकारी कार्यालय को लेकर बड़ा बयान दिया है। आप સૌને બધાને ખબર છે કે બરોડા ડેરીના નિયામક મંડળની ચૂંટણી 2025 થી 2030 માટે યોજાવા જઈ રહી છે ત્યારે મેં ફોર્મ ભર્યું ત્યારથી આજ દિન સુધીમાં ધારાસભ્ય શ્રી સાવલી એટલી કનડગત કરી રહ્યા છે કે મારા સગ્ગાભાઈ સંજીવકર ઉદયસિંહ રાહુલજી જેઓ વડોદરા જિલ્લા પંચાયતમાં નોકરી કરે છે એમની તાત્કાલિક અસરથી બદલી કરીને પાદરા મૂકી દીધી।
ત્યાર પછી મારા કઝિન બ્રધર જેઓ બરોડા સેન્ટ્રલ કોઓપરેટિવ બેંકમાં નોકરી કરે છે, સાવલી મુકામે એમને તાત્કાલિક અસરથી એમને તાત્કાલિક બોડેલી બદલી કરી દીધી. એટલે એમને પ્રેશર પોલિટિક્સ ચાલુ કરી દીધી કે કુલદીપસિંહને ગમે તે રીતે હેરાન કરી, પ્રેશર કરી અને દબાવ કરી અને કેવી રીતે એમને ડિસ્ટર્બ કરવા. પણ મતદારો મારી સાથે છે, મતદારોનો વિશ્વાસ કેળવેલો છે, કાયમ એમની સાથે કનેક્ટ રહેલો છું. મારા પ્રમુખ મંત્રી દૂધ ઉત્પાદકોનું કાયમ હિત કરતો આવ્યો છું. મને પૂરેપૂરો ભરોસો છે, ભરોસો નહીં, ચોક્કસ એવું કહું કે 18 તારીખે મારા તરફી પરિણામ આવવાનું છે. હું ધારાસભ્યશ્રીને સીધું એવું કહેવા માગું છું કે તમે ખેલદિલીથી લોકશાહી ઢબે તમે ચૂંટણી લડો. આ રીતે બદલી કરવાથી કોઈ મતદારોમાં કંઈ અસર થવાની નથી. મતદારો મારી સાથે છે. બીજી એક વાત કહું છું કે ઓડિટની 10 તારીખે 10/3/2026 દિવસે મને નોટિસ આપવામાં આવી છે. હું એવું કહું છું, જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર જે મંડળીના ડીઆર છે એમને એવું કહેવા માગું છું કે વડોદરા જિલ્લામાં અને 4 ઝોનમાં જ્યારે ચૂંટણી થઈ રહી છે, 9 ઝોનની બિનહરીફ થઈ છે, તો સાવલી મારા 63 ઝોનમાં જ ક્યાં મંડળીની 25 મંડળીને નોટિસ આપવામાં આવી. તમે આજ દિન સુધીમાં જોયું છે કે 2021 થી 2025 સુધી આજ દિન સુધી ઘણી બધી મંડળીઓ વડોદરા જિલ્લામાં હજુ પણ ઓડિટ થયેલી નથી. પણ ચાલુ વર્ષ 2025 સુધીનું ઓડિટ, મારી મંડળીની વાત કરું તો 2021 થી 31/3/2025 સુધીનું ઓડિટ થઈ ગયું છે. છતાં પણ 1/4/25 થી 31/12/2025 સુધીનું ઓડિટની નોટિસ મોકલી. એટલે 9 મહિના માટેનું. તમે ક્યારે એવું નહીં જોયું કે 9 મહિના માટેનું ઓડિટ માટે તાત્કાલિક નોટિસ બજાવવામાં આવે. એવી 25 મંડળીઓને તાત્કાલિક અસરથી નોટિસ બજાવી. પ્રેશર પોલિટિક્સ કે ભાઈ મંત્રીઓને આ રીતે નોટિસ મોકલું, પ્રમુખને દબાવે, મતદારને દબાવે અને મતદાર મને મત આપે. પણ એ રીતે પ્રેશર પોલિટિક્સ કરવા જઈ રહ્યા છે. એટલે 25 મંડળીઓને નોટિસ આપી. પણ અધવચ્ચે ઓડિટ કેવી રીતે થાય? 1/4/2025 થી 31 માર્ચ 2026 હજુ મહિનો બાકી છે. હજુ તો 20, 15, 17 દિવસ બાકી. અડધા વર્ષનું ઓડિટ કરી અને દબાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મારી મંડળીની વાત કરું કે 10 તારીખે નોટિસ મળી. મેં એમનો જવાબ આપ્યો લેખિત કે ભાઈ મને નોટિસ આપો. ખરેખર કાયદામાં પ્રોવિઝન છે 84C માં, કાયદાની કલમ 84 કે તમારે 7 દિવસ પહેલા નોટિસ આપવી પડે કે ભાઈ આ તારીખે અમે મંડળીમાં ઓડિટ કરવા માટે આવીએ છીએ, તો તમારું દફતર તૈયાર રાખવું. એ દિવસે જ્યારે 10 તારીખે મને અધિકારીઓ ઓડિટ કરવા માટે મને ફોન આવ્યો. સવારે 10 વાગે મારી મંડળી પર આવ્યા. મેં લેખિતમાં જવાબ આપ્યો કે દફતર તૈયાર નથી, તો તમે હું જ્યારે તૈયાર થશે હું આવતા મહિને બોલાવીશ. 4 વાગે ફરીથી ઓડિટર ઓફિસમાંથી ગાડી ફરી આવીને ઉભી રહી. 6 વાગે પાછી મંડળી ખોલી, તારે પણ ત્યાં ઉભા રહે. ફરી પાછી મેં એમને એક જવાબ આપ્યો. 10 તારીખે ગયા પછી 13 તારીખે ગઈકાલે સાંજે 4 વાગે મારી પર ફોન આવ્યો તો ક્યાં છો? અમે જપ્તીની નોટિસ લઈને આવ્યા. દફતરની જપ્તીની નોટિસ લઈને ગઈકાલે આવ્યા. મેં એમને એવું કીધું કે મંત્રી બહારગામ છે. હું પણ ગઈકાલે બરોડામાં બેસરમાં નહોતો. મેં એમને કીધું બહારગામ છું, મંડળીના ચોપડા મંત્રી પાસે છે, મંત્રી આવ્યા પછી હું તમને આપી દઈશ. છતાં પણ એમને જપ્તીની નોટિસ કરી. ત્યારબાદ એ લોકો મામલતદાર ઓફિસે ગયા. મામલતદાર ઓફિસે જઈ અને પોલીસ સાથે રાત્રે 9 વાગે ફરીથી મારી વેચપુર દૂધ મંડળી ઉપર હાજર થયા. મને પાછો કોલ આવ્યો કે કુલદીપસિંહ અમારા ચોપડા તપાસ. મેં કીધું ચોપડા અને મંડળીમાં છે નહીં, છતાં પણ મને એવું કીધું ભાઈ મંડળી ખોલાવો. મેં ટેસ્ટરને મોકલી અને મંડળી ખોલાવી, એમને ચેક કર્યું, એમને પંચનામું કરીને જતા રહ્યા. એ વાત પતી ગઈ રાત્રે 9 વાગે. રાત્રે 9 વાગ્યા પછી ફરીથી 13 તારીખ ગઈકાલે તમે વિચાર કરો કે સરકારી મશીનરીનો કેટલો દુરુપયોગ થઈ રહ્યો છે. 13 તારીખે બપોરે મને કોલ આવે છે, 4 વાગે નોટિસ આપે જપ્તીની. રાત્રે 9 વાગે મામલતદારશ્રી પોલીસ અધિકારી સાથે મંડળી પર હાજર રહ્યા છે, પંચનામું કરીને જાય છે. ફરીથી પછી આજે મને વોટ્સઅપ દ્વારા મને નોટિસ મળી કે તમને મંડળીના મંત્રીને આજે 13 તારીખ એક જ દિવસ 13 તારીખે બપોરે નોટિસ, સાંજે જપ્તીની પાછી મામલતદાર 13 તારીખનો ઓર્ડર છે કે તમને કલમ 81 હેઠળ મંત્રીને કેમ દૂર નહીં કરવા. અને ફરી બીજી એક નોટિસ આજે આપી છે કે કલમ 81 હેઠળ તમે દૂધ મંડળીને વ્યવસ્થાપક કમિટીને દૂર કેમ ના કરી, કેમ વહીવટદાર નહીં લાવો, એની નોટિસ આજે મને વોટ્સઅપ દ્વારા મને મળી છે. અને 25/3/2026 રોજ મને 3 કલાકે જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર ઓફિસનો જવાબ માટે બોલાયા છો અને 3 વાગે જવાબ માટે જાઓ. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે 10 તારીખથી 13 તારીખ સુધીમાં 3 ઓર્ડર થઈ ગયા, 4 ઓર્ડર. એટલે તમે શું બતાવે છે કે ભાઈ પ્રેશર પોલિટિક્સ, મશીનરીનો ઉપયોગ કરવાનો.
મારી પેટ્રોલ પંપ ઉપર છેલ્લા 4 દિવસથી ડ્રોન ઉડાડી ધારાસભ્યના માણસને મેં પકડ્યો રંગે હાથે, મારા માણસોએ એમને કીધું ભૂલ થઈ કે ફરી નહીં આવીએ, રંગે હાથે એમને પકડ્યો। 4 દિવસથી ડ્રોન ઉડાડી અને કુલદીપસિંહના ફાર્મ પર કોણ મતદાર કેવી રીતે આવે છે, શું કરે છે, એની રીતે દબાવવામાં આવે છે। મારે એક ટેકેદાર દૂધ મંડીના જે છે પીપળછટના, એમના ભાઈને 2021માં જ્યારે ગેસના બોટલનું ગોડાઉનનો બોમ્બ બ્લાસ્ટ થયો હતો, એ બાબતે એમના ભાઈને 2 દિવસ પહેલા એમના ભાઈને પોલીસ સ્ટેશનમાં ઉઠાવી ગઈ, 4 કલાક સુધી પોલીસ સ્ટેશનમાં બેસી રાખ્યો। એક મતદારને એમના કુટુંબ કબીલા સાથે ત્યાં બંગલા પર ધારાસભ્ય એમના ઘરે બોલાયા, દબાયા કે તારે મત આપવો જ પડશે। એમના ફાધર પણ રડી ગયા, ત્યાર પછી એ ભાઈને છોડવામાં આવ્યો। દરકુંડી મંડળીની વાત કરું, ગઈકાલે બી પોલીસ એમના ભત્રીજાને ઉઠાઈ ગઈ, આજે બી મને મેસેજ આવ્યો કે પોલીસની ગાડી પ્રમુખના ઘરે ઊભી રહી છે। એટલે આ રીતે દબાઈને જો રાજકારણમાં નીકળ્યા કે લોકશાહીની રીતમાં તમે એમ કરો છો કે તાલુકાનો પ્રજા મારી સાથે છે, તો તમે ખેલદિલીથી ચૂંટણી લડો ને, તમે અત્યારથી શું કામ એ થઈ જાઓ છો? મને પૂરો ભરોસો, તમને પૂરો ભરોસો હોય તો તમે ખેલદિલીથી ચૂંટણી દૂધ મંડળીના પ્રમુખ મંત્રીશ્રીઓ અને મતદારો સામે વિશ્વાસ કેળવો। મેં વિશ્વાસ કરેલો છે, હું લોકશાહી ઢબે ચૂંટણી લડી રહ્યો છું, પણ અમને લોકશાહીની હત્યા કરવી છે, ઘરે ટૂંકો આપવો છે કે કેવી રીતે કુલદીપસિંહ દબાઈ દઉં, પણ હું દબાવવાળો નહીં। મારા દૂધ મંડળીના પ્રમુખ મંત્રીને કે મારા મતદારને હેરાન કરશે તો કુલદીપસિંહ એમની સાથે અડીખમ ઊભો રહ્યો છે, એમની પરિવાર સાથે આજે નહીં કાયમ ઊભો રહેતો હોય છું। આજે પણ ચૂંટણી દરમિયાનમાં કંઈ બી અનબનાવ બનશે તો કુલદીપસિંહ રાહુલજી મંડળીના પ્રમુખ મંત્રી સાથે મતદાર સાથે અડીખમ ઊભો રહેવાનો છું। હું ક્યારેય ઝૂક્યો નથી અને ઝૂકવાનો બી નથી। મને ઝૂકવા માટે જે બી કેટલા બી પ્રયત્નો કરશે, પણ હું ઝૂકવાનો ક્યારેય નથી। સચ્ચાઈની સામે લડતો આવ્યો છું, લડીશ। પ્રમુખ મંત્રીના દૂધ ઉત્પાદકો માટે શહીદ થવાનું છે, પણ થઈ જઈશ, પણ ઝૂકીશ નહીં યાર। ये मारो नियम कायम रहता है। गुजरात के वडोदरा में एक निजी स्कूल की बस की ब्रेक फेल होने से 3 वाहन आपस में टकरा गए, जिसके चलते आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। वडोदरा के अटल ब्रिज योगा सर्कल के पास आज एक बड़ा हादसा टला। एक निजी स्कूल बस का ब्रिज उतरते समय अचानक ब्रेक फेल हो गया और बस ने आगे वाली 2 कारों को टक्कर मार दी, लेकिन समय पर नियंत्रण और सावधानी के कारण किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है। बस ड्राइवर ने बताया, ब्रिज उतरते समय अचानक ब्रेक फेल हो गए और बस को रोकने की तमाम कोशिश नाकामयाब रही। पुलिस 112 पर सूचना मिलने के बाद तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दुर्घटना के कारण हुए ट्रैफिक को नियंत्रित किया। स्कूल बस चालक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है और बस की फिटनेस और मेंटेनेंस की जांच भी की जा रही है। तो ऊपरથી આમ નીચે આવતા હતા, બ્રેક એકદમ વાગી નહીં, એના કારણે ગાડી આગળ અડી ગઈ। હા, બ્રેક નથી વાગી। હવે સરસ્વતી સ્કૂલથી કોઈ નજીકમાં કંઈક લઈને આવતા હતા અમે, સરસ્વતી સ્કૂલના છોકરાઓ હતા। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 647 पर वीएनएम टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।